हमने लास्ट पढ़ लिया था इकोनॉमी डिस इकोनॉमी चिल्ड्रन। दो बातें लिख रहा हूं, बताइएगा मेरे को जरा इन बातों का मतलब। लॉ ऑफ डिमांड याद है सबको? याद है चिल्ड्रन? चलिए, सो कॉल्ड क्या थी डेफिनेशन? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट with the increase in price, quantity demanded, गलत जवाब, false, and with the decrease in price, quantity demanded rises. Correct children? Quantity demanded rises. अगर लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने यहाँ पे वर्ड इंक्रीज डिक्रीज नहीं यूज किया, क्योंकि वो हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। मैंने एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन भी यूज नहीं किया, बिकॉज वो भी तभी यूज कर सकते हैं व्हेन प्राइस इज द फैक्टर। तो अभी तो हम सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो, ये बात सबको समझ में आ गई भाई? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। चलो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या था? विद द इंक्रीज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? supplied rises, correct? And with the decrease in price, quantity supplied falls. Is this much understood well? पक्का? अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बना दीजिए, तो आप कहेंगे सर ये तो बच्चों का खेल है एकदम, और सर इतना दलिद्र ग्राफ है, हमारे स्टैंडर्ड से नीचे हम नहीं बनाएंगे इसको। अरे बनाएंगे तो भगवान भी जब मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा तो। आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल की स्ट्रॉ है? तो सो कॉल्ड वाई एक्सेस पे हम लोग क्या प्लॉट किया करते थे चलन? वाई एक्सेस पे क्या प्लॉट करते थे भाई? प्राइस, और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी। तो ये रहा हमारा लॉ ऑफ डिमांड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ये रहा प्रैक्टिकली लॉ ऑफ सप्लाई, इजंट इट? अब भाई लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, एकदम चुलबुल पांडे बन गए वगैरह वगैरह वगैरह। और एक छोटा सा क्वेश्चन रिक्शे वाले ने पूछ लिया कि भैया जी आप कितना पढ़े हैं, दीदी जी आप कितना पढ़ी हैं? हमारे भैया जी और दीदी जी बोले हमें इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई सब आता है। और उसने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया। और क्या था ये छोटा सा क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था, व्हाई द प्राइस ऑफ umbrellas and raincoats is higher in so-called rainy season? आपने कहा ये बताओ, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा लॉ ऑफ सप्लाई लगेगा? कहेगा भैया जी हमको इतना आता दीदी जी तो हम रिक्शा चला रहे होते, हमें तो सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना था कि आप हमारे लेवल के हैं या हमसे ऊपर की औकात है आपकी। तो अगर बच्चे ने डिमांड पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, और इसका आंसर दे दिया, तो भाई क्या आंसर दे दिया पहले तो ये जानना पड़ेगा। और नहीं दे पाया तो वो रिक्शे वाले से भी गया गुजरा है, क्योंकि उसने तो पैसे कमाए ना पढ़ के, बच्चे ने तो बर्बाद कर दी है। तो बच्चों इस प्रश्न का जवाब ना लॉ ऑफ डिमांड से मिलने वाला है ना लॉ ऑफ सप्लाई से। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है व्हाई द प्राइस, मेरे को ऑफ लिखना था, मैंने गलती से इफ लिख दिया। रुकिए जरा मरम्मत कर लें इसकी, जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन। चलिए, तो व्हाई द प्राइस ऑफ अम्ब्रेला एंड रेनकोट इज हायर इन रेनी सीजन। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? प्राइस क्यों बढ़ेगी? प्राइस क्यों बढ़ेगी? बातें समझ में आ रही है चिल्ड्रन? बातें समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, पहले आप इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन किया जा रहा है कि सो कॉल्ड प्राइस क्यों बढ़ेगी, प्राइस क्यों बढ़ेगी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज। आई रिपीट चिल्ड्रन, क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ प्राइस इंक्रीज। whereas law of demand as well as children law of supply आपको ये नहीं बताते कि प्राइस इंक्रीज का कॉज या डिक्रीज का कॉज क्या है। ये बताते हैं कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड में क्या फर्क आएगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग?
अगर बुखार ज्यादा होगा तो हैवी डोज खाएंगे, कम होगा तो कम खाएंगे। आपको ये पढ़ाया गया। और सवाल क्या पूछा जा रहा है, अगर हैवी डोज कड़वी हुई तो आपका रिएक्शन क्या होगा, अगर लाइट डोज कड़वी नहीं हुई तो रिएक्शन क्या होगा। तो दोनों अलग अलग बातें हैं। हेयर व्हाट दैट रिक्शा पुलर इज आस्किंग कि भाई क्यों दाम बढ़ जाता है। हेयर व्हाट द स्टूडेंट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, दाम बढ़ने से या घटने से क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि प्राइस बढ़ने की वजह क्या है, और यहां पे आपको बताया जा रहा है प्राइस बढ़ने और घटने का कॉन्सिक्वेंस क्या है। तो यहां पे आपको पढ़ाया गया कि अगर डिमांड के केस में, लॉ ऑफ डिमांड के केस में प्राइस बढ़ती है, पीपल विल बी विलिंग टू बाय लेस, और प्राइस गिरती है तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर। और यहां पढ़ाया जा रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर, और गिरेगी तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय। गलत जवाब, गलत जवाब। प्राइस बढ़ेगा तो सेलर वुड बी विलिंग टू सेल मोर, घटेगा तो सेलर वुड बी विलिंग टू सेल लेस। तो यहां पे है कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्राइस चेंज, और यहां पे है कॉज ऑफ प्राइस चेंज। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस। एक और क्वेश्चन लिखता हूं, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, व्हाई द प्राइस ऑफ सो कॉल्ड फूड आइटम्स, या फूड आइटम्स की बात नहीं करते, वेजिटेबल आइटम्स इज लो ड्यूरिंग लेट नाइट आवर्स। क्योंकि सर सब लोग लेट गए सर आराम से। तो अब सुनिएगा ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। प्रश्न क्या है, क्यों रात के समय में सब्जी मंडी में दाम सब्जियों का कम होता है। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिर से बताइए आप मेरे को जरा, क्या पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन आपसे बताइए जरा। हाँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ सो कॉल्ड प्राइस डिक्रीज। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, पक्का। तो हम आपको अब एक नए क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन की तरफ ले जा रहे हैं हम आपको, कॉज क्या है प्राइस के बढ़ने और घटने का। और आपको लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ाया गया था कि अगर प्राइस बढ़ेगा लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से तो पब्लिक कम खरीदना चाहेगी, इंडिविजुअल कम खरीदना चाहेगा, और प्राइस गिरेगा तो ज्यादा। तो यहां पे बच्चों आपको पढ़ाया जाता है कॉन्सिक्वेंस, प्राइस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब समझते हैं ना, इफेक्ट क्या होगा। तो हेयर इट इज टोल्ड कि ये पापा हैं, आप बच्चे हैं। हेयर इट इज टोल्ड कि पापा के पापा कौन है ये बताइए। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में पापा का एड्रेस देके बच्चों को ढूंढवाया जाता है, यहां पे आपको पापा का एड्रेस देके दादाजी को ढूंढवाया जा रहा है। तो बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बच्चे सुपर कंफ्यूज रहते हैं, और ये कंफ्यूजन तभी स्टार्ट हो जाता है जब लॉ ऑफ डिमांड के बाद बच्चे क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो कस्टमर्स कम खरीदना चाहेंगे और घटेगा तो ज्यादा। तो बच्चा क्या पढ़ता है यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई में, प्राइस बढ़ेगा तो सेलर विल बी विलिंग टू सेल मोर, प्राइस घटेगा तो सेलर विल बी विलिंग टू सेल लेस। तो सर ये बताइए, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सेलर तो ज्यादा बेचना चाहेगा, बट कस्टमर उस केस में भाग जाएगा। और जब प्राइस गिरेगा तो सेलर तो कम बेचना चाहेगा, बट कस्टमर ज्यादा खरीदना चाहेगा। तो सर सामान बिके कब फिर, क्योंकि जब दाम बढ़ेगा सेलर्स तो चले जाएंगे मार्केट में, बायर्स भाग जाएंगे। दाम गिरेगा, बायर्स आएंगे, सेलर्स भाग जाएंगे। तो सर डील कब होगी बीच में। तो सर ये तो बकवास प्रिंसिपल है, बिल्कुल बकवास प्रिंसिपल नहीं है। लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई कभी इस चीज को नहीं बता पाएंगे जिंदगी में, कभी भी नहीं, कि बाजार में भाव क्या होगा। बाजार का भाव जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फिनोमेना ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बच्चों मार्केट इक्विलिब्रियम। और मार्केट इक्विलिब्रियम आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपने डिमांड और सप्लाई का कॉम्पोजिशन पढ़ा होगा। सो कंफ्यूजन तो नहीं किसी तरह का। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई दोनों क्या बताते हैं, प्राइस के बढ़ने और घटने की वजह से क्या होगा। समझ में आ गया। हाँ, प्राइस बढ़ेगी या घटेगी तो उसकी वजह से क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई में जो वजह है वो क्वांटिटी है, और इस कॉन्सेप्ट में जो आप वजह जानना चाहते हैं वो प्राइस है। तो अभी तक आपने प्राइस का कॉन्सिक्वेंस पढ़ा था, अब आप प्राइस का
कॉस्ट पढ़ेंगे, सारी थ्योरी उलट जाएगी बेसिकली। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। मार्केट में किसी चीज की प्राइस बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई तो कस्टमर्स का क्या रिएक्शन होगा? नहीं आएंगे, बट सेलर्स का ज्यादा आएंगे। और अगर मार्केट में किसी चीज की प्राइस गिर गई तो कस्टमर का क्या रिएक्शन होगा? ज्यादा आएंगे। और सेलर का क्या रिएक्शन होगा? भाग जाएंगे। तो डील तो एग्जीक्यूट होगी नहीं, एक आता है तो एक जाता है, एक जाता है तो दूसरा आता है, तो डील कहां एग्जीक्यूट होगी? तो डील एग्जीक्यूट होगी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली। तो अगर मैं इसका सिंपल सा आंसर आपसे पूछूं कि रेनी सीजन में बच्चों अम्ब्रेला का दाम क्यों बढ़ता है, तो आपका मुंह तोड़ जवाब क्या होगा? उस समय अम्ब्रेला की डिमांड ज्यादा होगी कंपैरेटिवली उसकी सप्लाई से। कंपनी सोच रही थी कि मॉनसून आएगा 28 तारीख को, ये मरा 24 को ही टपक गया, 4 दिन पहले। तो सर सामान नहीं है क्या बाजार में? अब लोग सोचते थे 28 से मॉनसून स्टार्ट होगा, एक दो बरसात आ जाएगी तो लोगों के होश खुलेंगे, तब 29-30 तारीख जून में वो खरीदने आएंगे छाता अम्ब्रेला वगैरह वगैरह। और मॉनसून 24 को ही आ गया, लोग 25-26 को टपक गए बाजार में। अभी तो हमारा सामान 26 को आया है, अभी हम अनपैक करेंगे, दुकान में सजाएंगे, लगाएंगे, डिस्टर्बेंस होगा, टर्मोइल होगा। और जो सामान और आना है, कितनी जगह हाईवे फ्लाईओवर टूट टाट गए होंगे, तो सामान भी नहीं आ रहा, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। तो इन सारी रीजन से क्या होगा? जितनी एक्सपेक्टेड सप्लाई थी मार्केट में वो अचीव नहीं हो पाई। कस्टमर तो है ही है मार्केट में बेसिकली, तो डिमांड इज कंपेरेटिवली मोर एंड सप्लाई इज लेस। तो क्या होगा? कुछ दिन तक प्राइस बढ़ जाएगा, बट 2-4-5-10 दिन ये रहेगा, या 1-2 महीना ही रहेगा। धीरे धीरे सप्लाईज अवेलेबल हो जाएंगी। टोमेटो के साथ क्या चल रहा है चिल्ड्रन? अभी डिमांड ज्यादा है इसकी और सप्लाई कम, या ऐसा बोल सकते हैं जितनी डिमांड थी वो तो उतनी है, सप्लाई आर्टिफिशियली कम कर दी गई। एक्सपोर्ट हो सकता है कर रहे हो लोग, हो सकता है प्यूरी बनाने वाली कंपनी खरीद के ले गई हो सस्ते में पूरा का पूरा, तो जो बचा है उसको महंगे में बेच रहे हैं। एंड व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से सब्जी रात में सस्ती होती है चिल्ड्रन? डिमांड इज मोर, वी का मतलब वेजिटेबल है, और सप्लाई ज्यादा है। तो यहाँ पे आप क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड को कंपेयर करते हैं, क्या फाइंड आउट करने में चल रहे हैं? प्राइस। और यहाँ पे आपने प्राइस को कंपेयर किया था क्या फाइंड आउट करने में? क्वांटिटी। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट प्राइस थी और डिपेंडेंट क्या थी? क्वांटिटी। समझ में आ गया? और यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिमांड और सप्लाई की क्वांटिटीज हैं और प्राइस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। समझ गया सर? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो पहले प्राइस रेगुलेट करता था क्वांटिटी को, अब क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड किसको रेगुलेट करेगी बच्चों? प्राइस को। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? नहीं समझ आया? आ गया? चलिए कॉपी में अपडेट कर लीजिए फटाक से। तो आई होप सो सबसे बड़ा प्राइमरी डिफरेंस ऑफ कंफ्यूजिंग पॉइंट क्लियर हो गया। तो लॉ ऑफ डिमांड टीचर्स यू की प्राइस की वजह से क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई टीचर्स प्राइस की वजह से क्या होगा। किसको क्या होगा सर? क्वांटिटी को। और यहाँ पे पढ़ा रहे डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस को क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? पक्का? चलिए तो एक और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इसमें बना लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, एक आप ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे आपको सेम प्राइस और वाई एक्सिस पे क्वांटिटी। रेडी? चलिए ध्यान से सुनिएगा। डिमांड का जो स्लोप होगा दैट वुड बी डाउनवर्ड फॉलिंग, करेक्ट? ऐसे बनेगा। और सप्लाई का जो है वो अपवर्ड राइजिंग है। समवेयर बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर, दिस इज द डी डिमांड कर्व एंड दिस इज द एस एस सप्लाई कर्व। कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ई पॉइंट पे। चिल्ड्रन दिस ई पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इक्विलिब्रियम। सो अब यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट में मोड़ लेंगे गाड़ी, ताकि शेयर कंफ्यूज हो जाए। सो दिस इज ओपी प्राइस एंड ओपी क्वांटिटी। कहने का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिमांड और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई। ऊपर का एरिया देखिए जो मैंने जिगजैग लाइन बनाई है, कौन सा स्लोप आगे है? फॉरवर्ड कौन सा है? सप्लाई। और पीछे कौन सा है? डिमांड। और यहाँ पे क्या हो रहा है? सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तो चलिए पिंकी आंटी को ले आते हैं यहाँ पे। ये एरिया सबको नजर आ रहा है बच्चों? चलिए, सो द अपर पार्ट रिप्रेजेंट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेस सप्लाई।
तो जब बच्चों मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, व्हाट विल हैपन टू प्राइस? प्राइस गिर जाएगा। और अगर मार्केट में सो कॉल्ड डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई ज्यादा होगी, तो व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस बढ़ जाएगी। तो बच्चों यही जो आपको दो बातें, ये जो आपको एरोज नजर आ रहे हैं, इसी को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ सर, बहुत सुना था इसके बारे में, आज देखा सर, आज इसके दिव्य दर्शन हुए हैं। समझ में आ गई बात बच्चों? बात समझ में आ गई? पक्का? तो व्हेन सो एवर मार्केट हैज मोर सप्लाई एंड लेस डिमांड, सरप्लस हो जाएगा बाजार में, और सरप्लस की वजह से दाम गिर जाएगा। ये होता है चिल्ड्रन। तो ये जो क्वेश्चन था और जो उसका आंसर था, उसका ये है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बरसात के सीजन में डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा? रेनकोट का प्राइस बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई या नहीं? समझ में बात? बहुत सिंपल है। ऊपर के एरिया पे आपको क्या नजर आ रहा है? डिमांड इज लेस एंड सप्लाई इज मोर। दो मार्किंग कर देते हैं तो उससे नजर आएगा। डिमांड है मान लीजिए जे, और सप्लाई है के। तो जे के एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सप्लाई ज्यादा थी और डिमांड कम थी, तो इट इज एक्सेस सप्लाई। तो बाजार में जब सप्लाई एक्सेस होगी तो प्राइस पे क्या असर पड़ेगा? प्राइस विल गो डाउन। नीचे का एरिया मार्क कर लेते हैं। टेक दिस एज एम एंड दिस एज एन। एम एन एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन? कि लोगों की डिमांड बाजार में ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी ना। शॉर्टेज में क्या होगा? प्राइस बढ़ जाएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल। तो इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए एक मैं शेड्यूल भी आपको बना के दिखाना चाहूंगा। आई वांट कि आप पहले शेड्यूल लिखें, हेडिंग लिख दें कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, और शेड्यूल विल गो लाइक दिस: प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड and quantity supplied. So price is ₹1, price is ₹2, price is ₹3, price is ₹4 and price is ₹5। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? डिमांडेड पे कम हो जाएगा। समझ में आ गया? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, फिर छापिएगा कॉपी में। ₹1 का प्रोडक्ट बिक रहा है, लोग 50 यूनिट खरीदना चाहते हैं, बट सप्लायर अंकल कितना बेचना चाहते हैं? 10। इट इज द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज इन द मार्केट और सो कॉल्ड सरप्लस इन द मार्केट। दिस इज द सिचुएशन ऑफ शॉर्टेज इन द मार्केट। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? आंसर चिल्ड्रन। सिचुएशन इज ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस। सिचुएशन शॉर्टेज का है। जब बाजार में शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। और प्राइस ₹1 से बढ़ के कितना हो गया? ₹2। ₹2 जब प्राइस हुआ तो जिनकी हैसियत थी वो तो बाजार में टिके हैं और बाकी अपने घर वापस चले गए। तो 40 यूनिट्स की अभी भी डिमांड है। और जब सेलर्स ने देखा कि प्राइस ₹10 से ₹1 से ₹2 हो रही है, तो उनका मोटिवेशन टू सेल बढ़ेगा और बाजार में सप्लायर्स और आ जाएंगे। बट क्या बच्चों इतने सप्लायर्स आ पाए कि मार्केट की शॉर्टेज को खत्म करें? नो। क्योंकि अभी आपको क्या नजर आ रहा है? 40 यूनिट्स की डिमांड है और 20 की सप्लाई हो पाई है, तो स्टिल शॉर्टेज कितनी होगी? आंसर चिल्ड्रन, कितनी होगी? 20। अब जब शॉर्टेज एग्जिस्ट कर रही है तो मार्केट में क्या होगा? अगले दिन सवेरे प्राइस विल फर्दर इंक्रीज। प्राइस और महंगी हो गई। जिनकी हैसियत में है वो मार्केट में टिके हुए हैं और जिनकी नहीं है वेंट बैक टू पवेलियन। 30 यूनिट लोग अभी भी खरीदना चाहते हैं, इनकी हैसियत है खरीदने की। मार्केट में जब सेलर्स देखेंगे प्राइस बढ़ रही है, व्हाट दे विल डू चिल्ड्रन? उनका भी मोटिवेशन टू सेल मोर होगा। तो मार्केट में सो कॉल्ड सेलर्स और आ गए। अब क्या मार्केट में शॉर्टेज या सरप्लस है? नो। तो दिस इज कॉल्ड एज द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट? इक्विलिब्रियम। समझ में आ गई बात बच्चों? बात समझ में आ गई? अब इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स लॉजिक में समझेंगे। ₹5 बाजार में प्राइस था, पब्लिक खरीदना चाह रही है सिर्फ 10 यूनिट्स।
बट सेलर के लिए तो ये सुपर मोटिवेटिंग फैक्टर है। वो कितनी बेचना चाहेगा? 50, क्योंकि भाई उसको तो प्रॉफिट मिलेगा, महंगे में सामान बिक रहा है, 70 पैसे की यूनिट बनती है, 5 रुपए में बिक रही है, बट मार्केट में उतने बायर्स है ही नहीं। तो मार्केट इज हैविंग सरप्लस और शॉर्टेज। मार्केट इज हैविंग चिल्ड्रन व्हाट इज कॉल्ड एज सरप्लस। सरप्लस के केस में क्या होगा बाजार में बच्चों? प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और प्राइस घट के कितना हो गया? 4 रुपए। जैसे ही 4 रुपए प्राइस देखा, आप सब काम धाम छोड़ के कहां चले गए? मार्केट में खरीदने, क्योंकि दाम गिर गया है। और अब बायर्स कितने यूनिट्स खरीदना चाहते हैं? 20। सेलर के लिए ये डीमोटिवेटिंग फैक्ट है। क्या वो 50 यूनिट बेचना चाहेगा? नो, ही और शी वुड बी विलिंग टू सेल लेस। तो कितना बेचना चाहेंगे? 40 यूनिट। स्टिल मार्केट में क्या है बच्चों? सरप्लस, क्योंकि बेचने वाले लोग 40 यूनिट के हैं और खरीदने वाले सिर्फ 20। अगेन सरप्लस होगा तो मार्केट में प्राइस क्या हो जाएगी? 3 रुपी। इज दैट अंडरस्टूड? जब बाजार में 3 रुपए प्राइस हुआ, प्राइस और गिरा, पब्लिक और आएगी बाजार में खरीदने, और यूनिट्स कितने बिकेंगे अब? 30। बट सेलर के लिए डीमोटिवेटिंग हो गया, तो वो पहले 40 यूनिट बेच रहा था, अब कितनी बेचना चाहेगा? 30। तो मार्केट में इस पॉइंट पे क्या कोई भी शॉर्टेज और सरप्लस है? तो आप 1 2 3 से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं फिनोमेना, और 4 5 सॉरी 5 4 3 से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? पूरा एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो, हैंड इन हैंड पीपल नीड टू आंसर मी। सरप्लस ग्राफ में कहां पे है बच्चों? ऊपर या नीचे? ध्यान से सुनिएगा। यहां पे सिचुएशन में सरप्लस है, यहां पे सरप्लस है। ऊपर, जब सप्लाई ज्यादा होगी। समझ में आ गया? तो मैं सो कॉल्ड एस्ट्रिक ड्रॉ कर रहा हूं। तो सो कॉल्ड सरप्लस की जो सिचुएशन है वो इससे होगी। और शॉर्टेज कहां पे होगा चिल्ड्रन? तो जो आपने शेड्यूल में पहले लिखा था, वो ग्राफ में पहले ही होगा। ग्राफ नीचे से बनना स्टार्ट होगा, ऊपर थोड़ा पेड़ से नीचे गिरेंगे हम लोग। ओके। और जो बाद में लिखा था वो प्लॉट भी बाद ही में होगा। इज दैट अंडरस्टूड? तो जब आप इस प्राइस को वाई एक्सिस पे और क्वांटिटी को एक्स पे प्लॉट करके डी डी डिमांड और ऐसे सप्लाई बनवाएंगे ना, तो इसका जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का समझ में आ गया? चलिए, अपडेट फास्ट इन योर क्लास ऑफ कॉपी चिल्ड्रन। चलिए बच्चों, तो इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, तो अब इसके बाद हमको कॉन्सेप्ट बस एक समझना है, और चैप्टर का प्रैक्टिकली राम राम सत्य हो जाएगा। हम डिमांड को बढ़ाएंगे और फिर हम डिमांड को घटाएंगे, फिर सप्लाई को बढ़ाएंगे और सप्लाई को घटाएंगे। 4 कॉन्सेप्ट ये है। फिर डिमांड सप्लाई बढ़ेंगे दोनों, और डिमांड सप्लाई घटेंगे दोनों। 3 3 बार। हाँ, तो जो आपने एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था डिमांड और सप्लाई में, वो यहां पे आ जाएगा। जो इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा था वो यहां पे आ जाएगा। गॉट इट क्लियर? और आपको कुछ नहीं करना है। यही रियल इकोनॉमिक्स है मेरे हिसाब से। तो बस डिमांड सप्लाई पढ़ाया जाए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, काम खत्म। बाकी कुछ पढ़ाने की इकोनॉमिक्स में जरूरत है नहीं। कॉस्ट वगैरह तो भाई कोई भी कैलकुलेट कर लेगा। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो लेट्स कंटिन्यू कि भाई प्राइस कैसे डिटरमिन होती है। मैंने आपको बता दिया कि डिमांड और सप्लाई के रिश्ते को हम जब इंटरसेक्ट करवाएंगे, तो उससे जो हमारा कॉम्पोजिशन बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस। तो ओपी जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ओ क्यू जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। समझ में आ गया? तो आप भी जब मार्केट में नेगोशिएट करते हैं और शॉपकीपर को आप बोलते हैं भाई 100 का सामान है, नहीं हम 90 रुपए देंगे, कह रहे हैं चलो बढ़ लो, अब आपको ही नीचे आना पड़ेगा। ओके, अरे अच्छा सुन तो लीजिए, अब आप समझ गए। सुन लीजिए, मतलब देयर इज सम स्कोप फॉर नेगोशिएशन। सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम है, कहेगा अच्छा 95 दे दीजिए, तो आपको ये नहीं बोलना नहीं हम तो 90 में खरीदेंगे, तो औकात है तो बेचो हमको। ये काम खराब हो जाएगा फिर। अच्छा ठीक है चलो 92 दे दो, अरे भैया जी 2 रुपए तो बात, अच्छा चलो 93, बस काम खत्म, और 93 में सामान आपको दे देगा। तो कुछ आप बढ़ जाइए और कुछ वो घट जाए, तब जाके डील हो जाएगी। समझ में आ गया? तो नो नीड टू पुट दिस, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया है। सो लिखिए अपनी कॉपी में चिल्ड्रन कॉम्पोजिशन। What are the effects of excess demand on price and quantity demanded and supplied? Be quick. और तुरंत एक ग्राफ बनाएंगे आप। कैसा ग्राफ बनाएंगे सबको पता है? डी डी डिमांड एंड बच्चों एस एस सप्लाई।
सुनाई पड़ा है? ये हो गया इक्विलिब्रियम। क्या हो गया? जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ क्वांटिटी और यहाँ पे प्राइस। इतना कंप्लीट करिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं क्या करना है। चलिए, सो बच्चों, एक्सेस डिमांड का एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पहले लिखते हैं, फिर इसको प्रोसीड अप करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। 10 रुपए बाजार में भाव था, 40 यूनिट्स की डिमांड थी और 40 यूनिट्स की सप्लाई थी। हमारा कॉम्पोजिशन क्या कह रहा है हमको करने को? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड। डिमांड एक्सेस जब होगी तो प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा? तो वी अज्यूम क्वांटिटी टू बी सप्लाइड एज कांस्टेंट और डिमांड को हमने बढ़ा दिया। आपको इस रिश्ते में क्या नजर आ रहा है? इट इज एक्सेस डिमांड और इट इज एक्सेस सप्लाई। शॉर्ट डिमांड और शॉर्ट सप्लाई। शॉर्ट सप्लाई भी बोल सकते हैं और एक्सेस डिमांड भी बोल सकते हैं। तो यहां पे हम इसको एक्सेस डिमांड बोलेंगे क्योंकि हमने डिमांड को बढ़ाया है बट हमने सप्लाई को चेंज नहीं किया। डू आंसर मी, इसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज होगा कि सरप्लस होगा? खरीदना चाहते हैं 50 यूनिट लोग, अवेलेबल सिर्फ 40 हैं, क्या होगा? शॉर्टेज। वेरी गुड। शॉर्टेज के केस में चिल्ड्रन व्हाट विल हैपन टू द प्राइस? प्राइस बढ़ जाएगा। कितना होगा भगवान भी नहीं जान पाएंगे इसको, बस ये बात पक्की है दैट इट विल इंक्रीज एंड बी मोर देन 10। सामान महंगा बिकेगा। बस अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन को आपको यहां पे रिफ्लेक्ट करना है। सबने ग्राफ बना लिया है? चलिए, तो बच्चों डिमांड का इंक्रीज ड्रॉ होगा राइट वर्ड। याद आ गया? चलिए, याद आ गया। चलिए, तो एक डैश्ड डिमांड का स्लोप बना ले सब लोग जरा, टाइटल्ड एज D1 D1। और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा सप्लाई को उसे बोलेंगे E1, न्यू इक्विलिब्रियम। न्यू इक्विलिब्रियम में बच्चों क्वांटिटी आपको क्या नजर आ रही है? परपेंडिकुलर कहां पे गिर रहा है बताइए? फॉरवर्ड टू OQ और प्रायर OQ। फॉरवर्ड तो क्वांटिटी पे क्या चेंज आया? क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। एंड प्राइस पे बच्चों क्या चेंज आ रहा है? प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। समझ में आ गया? तो ऐसे ही हम एक रिलेशनशिप डिक्रीज इन सप्लाई डिमांड का पढ़ेंगे, फिर डिमांड को कांस्टेंट रख के सप्लाई का इंक्रीज डिक्रीज, फिर दोनों का चेंज करेंगे, फिर उसके बाद इलास्टिक वाले केस में अप्लाई करेंगे। तो टोटल 16-17 ग्राफ तो आपको एक ही चैप्टर में मिल जाते हैं। समझ गए? सो ड्रॉ दिस क्विकली। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे सो कॉल्ड इसके आगे का कॉम्पोजिशन। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? इसका ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी आई होप सो लिखा होगा। सपोज द प्राइस ऑफ अ गुड इज लोअर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट विल एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम प्राइस। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।